Hello everyone, welcome to Learn with GJ. Today we will understand the Krebs cycle in a very simple way. Now here Krebs cycle को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और TCA साइकिल भी कहते हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम सिट्रेट कहते हैं. वो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल में तो वो होता है सिट्रेट. इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी है और TCA साइकिल भी है. इनकी लोकेशन कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर में ये क्रेब्स साइकिल चलती है. और जो हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी वो कहाँ चलती है? वो साइटोप्लाज्म में चलती है. मतलब जो एक सेल है, ठीक है, सेल के पास में, जैसे कि ये एक सेल है, सेल के पास में न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म. ओके, और ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर में चल रही है ग्लाइकोलाइसिस और इस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है क्रेब साइकिल. ओके, सो यहाँ देखिए कि ये जो होती है कनेक्टेड साइकिल होती है, ये एक लिंक रिएक्शन या PDH पाथवे से लिंक्ड होती है. कौन? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल. अब हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था जो कि 6 कार्बन का था. फिर उसके बाद हमने उसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट किया था जो कि 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बने थे ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट. ठीक है, फिर यही एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का होता है पायरुवेट, ये एक बनता है एसिटाइल कोई. वो कैसे? यहाँ पे बीच में एक रिएक्शन चलती है जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं. लिंक का मतलब ये होता है कि क्रेब्स साइकिल से लिंक्ड होती है और ग्लाइकोलाइसिस से लिंक्ड होती है, इसलिए हम उसे लिंक रिएक्शन कहते हैं. मीन्स ये कि दोनों साइकिल्स को बीच में से लिंक करती है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब 3 कार्बन का पायरुवेट को हमने एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना होता है जो कि 2 कार्बन का होता है, तो ये 3 है, ये 2 है, तो हमने बीच में एक CO2 का रिमूवल यहाँ पे किया है. यहाँ पे जब CO2 रिमूव होता है तो ये दोनों के बीच में जो एंजाइम लगती है वो होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गई है तो इसमें क्या होगा कि NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा NADH में. ठीक है, और इसे हम PDH पाथवे भी कहते हैं. इतने प्रोसेस को इसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब एसिटाइल कोए 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि CO2 रिमूव हो गया पायरुवेट में से. एसिटाइल कोए 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब ये ध्यान रखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किसके? जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट आए थे वैसे ही यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए आए हैं. एसिटाइल कोए जब ऑक्जेलो एसिटेट के साथ में लिंक होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और ये एसिटाइल कोए 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ऑक्जेलो एसिटेट जो होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये दोनों आपस में लिंक करेंगे. लिंक किस एंजाइम के थ्रू करेंगे? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज़ होगी यहाँ पे और प्रोडक्ट हमारा बनेगा कौन? सिट्रेट. ठीक है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, सिट्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये बन गया एसिटाइल कोए और ऑक्जेलो एसिटेट से 2 कार्बन, 4 कार्बन मिलके 6 कार्बन बन गए. फिर उसके बाद में यहाँ पे बीच में एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि होता है एकोनिटेट. यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंजाइम कैटालाइज्ड हो रही है वो एंजाइम है एकोनिटेज एंजाइम और वो एकोनिटेट का प्रोडक्शन करती है. आफ्टर दैट वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और यहाँ पर फिर से एकोनिटेज एंजाइम यूज़ होके आइसोसिट्रेट का प्रोडक्शन करती है. उसके बाद में जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनना होता है तो इस स्टेप में क्या होता है कि एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है. ठीक है, अब ये तो 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है और ये भी 6 कार्बन का है. ठीक है, प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पर एक CO2 जब यहाँ रिमूव होगा तो ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. कौन? अल्फा कीटोग्लूटरेट. यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज कर रही है इस स्टेप को तो वो हो जाती है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. अब यहाँ डिहाइड्रोजिनेज आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि एक NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट होगा. इस स्टेप को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि CO2 का रिमूवल हुआ है. आफ्टर दैट अल्फा कीटोग्लूटरेट का कन्वर्जन होगा सक्सिनाइल कोए के अंदर जो कि 4th प्रोडक्ट है. अल्फा कीटोग्लूटरेट 3rd प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का और सक्सिनाइल कोए 4th प्रोडक्ट होता है. अल्फा कीटोग्लूटरेट में से सक्सिनाइल का प्रोडक्शन होगा तो उसके बीच में जो एंजाइम ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगी वो होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. अब फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ रही है तो NAD पॉजिटिव का कन्वर्जन NADH में होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही 2nd स्टेप है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की ये वाली थी, पहला CO2 रिमूव हुआ था, यहाँ 2nd CO2 रिमूव हो रहा है तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2nd स्टेप है. ठीक है, यहाँ पे भी CO2 रिमूव हुआ है. ये है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे CO2 रिमूव होने की वजह से ये हो जाएगा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल. अब बचे सिर्फ 4 कार्बन. ठीक है, तो ये हो गया सक्सिनाइल कोए. अब इस स्टेप में क्या होता है कि ये सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा सक्सीनेट के अंदर में. सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा तो ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी CO2 का रिमूवल नहीं हुआ है. दिस स्टेप विल कैटालाइज बाय द एंजाइम सिंथेटेज और द
थायोकाइनेस, ठीक है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेस या तो फिर थायोकाइनेस, ये दोनों एंजाइम होती है। यहाँ पे क्या होता है, ADP प्लस PI से ATP का प्रोडक्शन होता है। मेन स्टेप यही है क्रेब्स साइकिल के अंदर में, जहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। कहाँ, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट जब बन रहा होता है तब वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है, या तो फिर GDP प्लस PI से GTP बनता है। दोनों एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो है 5th वाला प्रोडक्ट है सक्सिनेट क्रेब्स साइकिल का। फिर जब सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट होना होता है तब एक एंजाइम यहाँ पे कैटेलाइज करती है इस कन्वर्जन को, तो जो हो जाती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर से डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आई है, तो यहाँ पे FAD पॉजिटिव का FADH2 में कन्वर्जन होगा, ठीक है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर भी। और ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल एंजाइम होती है। ये हमें कहाँ मिलती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमें मिलती है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये है IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली, ये पहली वाली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर है और ये मैट्रिक्स है। क्रेब्स साइकिल हमारे मैट्रिक्स में हो रही है, बट ये जो एंजाइम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में हमें मिलती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। फिर यहाँ से फ्यूमरेट में कन्वर्जन हुआ है, तो 6th वाला क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट बन गया है। अब फ्यूमरेट से मैलेट में कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम इस स्टेप को कैटेलाइज करेगी वो होगी फ्यूमरेज एंजाइम। यहाँ पे एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। फिर मैलेट के बाद में वो वापस से OAA में कन्वर्ट होगा, जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे मैलेट से बना है, ठीक है। अब ये OAA क्या होगा, दोबारा से एक नए एसिटाइल कोए से कंबाइन होकर फिर से सिट्रेट बनाएगा। ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी, और ऐसे ही ये सिर्फ एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक साइकिल, और यहाँ पे एक एसिटाइल कोए का यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी एसिटाइल कोए आएंगे ये साइकिल बार बार रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैलेट से OOA में जब कन्वर्ट हो रहा है तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगती है। फिर डिहाइड्रोजिनेज है तो आपको कभी भी याद रखना है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगी तो या तो NADH या तो FADH का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रही है तो NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 4th कार्बन मॉलिक्यूल। क्यों, ये यहाँ पर जब ये 5th कार्बन था, यहाँ से CO2 रिमूव हुआ, ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 और ये भी 4 कार्बन। अब यहाँ से पूरे 4 कार्बन होंगे, बस 2 स्टेप में। एक वाली स्टेप है जहाँ पे CO2 पहले रिमूव हुआ था, जो 6 कार्बन थे, CO2 रिमूव हुआ तो 5 कार्बन हो गए, फिर CO2 रिमूव हुआ 4 कार्बन हो गए। फिर यहाँ से पूरा OA तक के 4 कार्बन हो गए, 2 कार्बन एसिटाइल कोए का फिर से नया आएगा, फिर वो कंबाइन होगा, फिर सिट्रेट बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर में, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ये साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर यहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि हमें प्रोड्यूस करने होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो कि फिर ATC में जाते हैं और भी ज़्यादा ATP और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें NADH मिला, FADH2 मिला और ATP या GTP हमें मिले हैं। नाउ अब हम देखें कि इसका नेट बेनिफिट क्या होता है। इस क्रेब्स साइकिल को करने के बाद में हमें क्या नेट बेनिफिट या नेट एनर्जी हमें मिलती है। तो ये होता है कि अगर हम एक एसिटाइल कोए का यूज़ करते हैं, क्रेब्स साइकिल जो प्रोड्यूस कर रही है, जो हमारे यहाँ से आया है ग्लाइकोलिसिस से आया है एक एसिटाइल कोए, ठीक है। अगर क्रेब्स साइकिल में वो यूज़ हो रहा है तो वहाँ से हमें 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP या GTP मिला है, 2 CO2 मिले हैं, ठीक है। तो ये हमें नेट एनर्जी मिल रही है। कैसे, हम देखते हैं। अब यहाँ पर में हमें ये मिला है NAD पॉजिटिव, ठीक है, NADH। ये वाला हमारे लिए सबसे पहला NADH है, उसके बाद ये हमारे लिए दूसरा NADH है, फिर उसके बाद ये हमारे लिए तीसरा NADH है और ये हमारा फर्स्ट वाला FADH2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक CO2 ये है और दूसरा CO2 ये है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें हमने मेंशन की है कि एक एसिटाइल कोए को जब OOA के साथ में हम कंबाइन करते हैं तो हमें 3 NADH मिलते हैं, एक FADH2 मिल रहा है, एक ATP या तो फिर GTP मिलता है। किस स्टेप में, यहाँ पर मिल रहा है हमें, ठीक है। ये 4th और 5th के बीच वाली जो स्टेप होती है, यहाँ हमें GTP या तो फिर ATP का प्रोडक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये क्या है, ये CO2 2 रिमूव हुए, वो भी यहाँ पे नेट बेनिफिट में हम लिखेंगे। फिर क्या होता है, सिंस अगर हम देखें कि एक ग्लूकोज अगर हमको प्रोड्यूस करता है 2 एसिटाइल कोए, है ना। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिए थे, 2 पायरुवेट मिला, ठीक है। 2 पायरुवेट में PDH लिंक रिएक्शन करने के बाद में 2 एसिटाइल कोए मिल गए। 2 एसिटाइल कोए से अब हमें क्या मिलता है, टोटल। तो टोटल ये मिलता है कि यहाँ पहले हम एक एसिटाइल कोए की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर हम 2 एसिटाइल कोए की बात कर रहे हैं। तो 3 NADH था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इंटू 2 कर दें तो 6 NADH, 2 FADH2
2 ATP या 2 GTP और 4 CO2. So thank you for watching till the end. If the video helped you understand the Krebs cycle, don't forget to like, share and subscribe to learn with Gigi.